नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। योगेंद्र यादव ने अब चुनाव का फाइनल आकलन किया है। उन्होंने कहा है कि पलटती चुनावी बाजी का फाइनल आकलन रुझान। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में 240 से 260 सीटें लाने जा रही है। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 सीटें मिलने जा रही हैं। कांग्रेस को 85 से 100 सीटें मिलेगी और इंडिया के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 सीटें मिलने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी, यहां तक कि 300 पार करने भी बीजेपी को नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे 250 के नीचे भी जा सकती है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन 205 से 235 सीटें ला सकती है। यानी इंडिया गठबंधन एनडीए से पीछे है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ बड़ा बदलाव हो जाता है तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है, मगर आज है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर द्वारा दायर याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। याचिका में चुनाव आयोग को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के लिए मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर वोटिंग का डेटा अपलोड करे चुनाव आयोग। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को सीधे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते, हमें अथॉरिटी पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। बेंच ने यह भी कहा कि अंतरिम आवेदन में याचिकाएं 2019 में दायर मुख्य रिट याचिका में प्रार्थनाओं के समान हैं, इसलिए आवेदन पर मुख्य रिट याचिका के साथ सुनवाई की जाए। 1 घंटे से अधिक समय तक दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि अंतरिम आवेदन पर दलीलें सुनी गई। प्रथम दृष्टया हम अंतरिम आवेदन की प्रार्थना ए और रिट याचिका की प्रार्थना बी की समानता को देखते हुए इस स्तर पर अंतरिम आवेदन पर कोई राहत देने के इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को राहत दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार किया। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को भाजपा का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा जब हारने लगी तो तीसरे और चौथे चरण के बाद माहौल बनाने के लिए उनकी मदद ले रही है। उन्होंने एक वीडियो का हवाला देकर कहा कि मेरे चाचा नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह के कहने पर उन्होंने प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। अमित शाह ने आज तक उसका खंडन नहीं किया। प्रशांत किशोर तो शुरू से ही भाजपा के साथ रहे हैं। यूपी के देवरिया जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा, हम कतई शरीयत से देश को नहीं चलने देंगे। आज पूरा देश कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार। इसके लिए हमें घर घर जाकर लोगों से अपील कर कमल खिलाकर मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनानी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिली तो मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया जाएगा। शाह ने जनता से कहा कि आप 400 का आंकड़ा पार करवाइए, हम विभिन्न राज्यों में मुस्लिमों के आरक्षण को रद्द कर पिछड़ा वर्ग को दे देंगे। इस दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं तब तक हम दलित, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण को किसी को छूने नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का एक वीडियो जिसमें ये घोषणा करती दिख रही हैं कि दिल्ली में आज से बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी और उपभोक्ताओं को कल से बिजली बिल पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, खूब शेयर किया जा रहा है। 24 सेकंड के वीडियो में आतिशी को कहते हुए सुना जा सकता है कि आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों को बिजली सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको जीरो बिल आता था, कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियो पर लिखा है दिल्ली में मुफ्त बिजली बंद। परेश रावल ने कहा है तो ये तो होना ही था, लेकिन ये वीडियो एडिट किया हुआ है, ये वीडियो अधूरा है। आतिशी ने ये नहीं कहा था कि दिल्ली सरकार बिजली की सब्सिडी खत्म करने जा रही है। ये आधा अधूरा वीडियो अप्रैल 2023 में आतिशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल पर सब्सिडी की फाइल रोकने का आरोप लगाया था और कहा था कि इससे दिल्ली के लोगों की बिजली सब्सिडी बंद हो जाएगी। बाद में सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई, जो अभी भी जारी है। टीएमसी के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापनों पर रोक के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हाईकोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ कुछ अपमानजनक विज्ञापन छापने से रोक दिया था। अदालत ने कहा था कि वो विज्ञापन लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।
भाजपा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का जिक्र शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल के अवकाश पीठ के सामने किया गया। वकील ने अर्जेंसी के बारे में कहा कि पार्टी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था जो 4 जून तक लागू रहना है। पंजाब के जालंधर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश ये समझ चुका है कि जब तक कांग्रेस है तब तक सिर्फ समस्याएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश भी समझ रहा है कि जब तक कांग्रेस है तब तक समस्याएं हैं, समस्याएं और सिर्फ समस्याओं का ही सिलसिला है। जहां कांग्रेस है वहां समस्याएं हैं, जहां बीजेपी है वहां समाधान है। पीएम मोदी ने कहा इसलिए पूरा देश कह रहा है कि 4 जून को 400 पार। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब के भविष्य को दांव पर लगा रही है। बीजेपी की पंजाब यूनिट के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। सुनील जाखड़ ने इस बारे में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। सुनील जाखड़ ने चुनाव आयोग से कहा कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होनी चाहिए ताकि बीजेपी समर्थकों को वोट डालते हुए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उनके लिए एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने अपने पूंजीपतियों मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। जयराम रमेश ने कहा कि हमने जनता के सामने 5 न्याय और 25 गारंटी रखी हैं। प्रचार अभियान में यही हमारे नेताओं का एजेंडा था। चूंकि अभी हरियाणा और पंजाब में मतदान होने वाला है, इसलिए खास तौर से मैं किसान न्याय का जिक्र करना चाहता हूँ। जयराम रमेश ने कहा कि किसान इन दोनों राज्यों की रीढ़ की हड्डी है। पिछले 10 सालों में किसानों पर जो अत्याचार हुआ है उससे मुक्ति पाने के लिए हमने 5 न्याय गारंटी रखी है। नरेंद्र मोदी ने अपने खास दोस्तों 21 पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। जयराम रमेश ने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ। हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और एमएसपी गारंटी कानून लेकर आएंगे। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के तहत कल यानी 25 मई को मतदान कराए जाएंगे। मतदान से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित पीएम मोदी की सराहना करते हुए नजर आए। बता दें पीएम मोदी ने पिछले दिनों एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में शीला दीक्षित की तारीफ की थी और कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहे। मैं शीला दीक्षित का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ। इसके बाद संदीप दीक्षित ने कहा है कि हमारे बीच भले ही राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन पीएम मोदी की अच्छी बात है कि उन्होंने शीला दीक्षित और उनके योगदान को याद रखा है। मेरी मां और प्रधानमंत्री मोदी साथ साथ 12 वर्षों तक सीएम रहे हैं और अक्सर विभिन्न मंचों पर मिलते रहे थे। सार्वजनिक जीवन में ऐसा शिष्टाचार जरूरी है। विभव कुमार को स्वाति मालीवाल केस में एक अदालत ने 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 30 हजारी कोर्ट के आदेश के अनुसार विभव कुमार 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। विभव कुमार को कोर्ट में आज पेश किया गया था। पुलिस ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को 3 कारणों से बहुत देश में नुकसान होगा। महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, इससे लोग परेशान हैं और जब लोग पीएम का भाषण सुनते हैं तो वो महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करते। लोगों को उनसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं। आरएसएस कार्यकर्ता भी जमीन पर नहीं उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में मोदी के उत्तराधिकार को लेकर अंदरूनी खींचतान जारी है। मोदी जी अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं को रास्ते से हटा दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको परमात्मा ने भेजा है। शशि थरूर ने कहा कि एक मासूम सा सवाल, क्या कोई दिव्य प्राणी भारत में नागरिकता के लिए पात्र हो सकता है, और अगर नहीं तो क्या उसे वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार है? क्या चुनाव आयोग चुनावी मैदान में भाग लेने वाले स्वघोषित देवत्व के प्रश्न पर गौर करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी भी शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल के पहाड़ों ने उन्हें हौसला रखना सिखाया है और यहाँ की बर्फ ने ठंडे दिमाग से सोचना सिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत माता की जय
और वंदे मातरम से समस्या है। ऐसी कांग्रेस देश का भला नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनती थी। कांग्रेस डर जाती थी कि उसी सड़क से दुश्मन अंदर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के दिमाग से मेल नहीं खाती। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसे दिए और कहा कि बॉर्डर किनारे सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। अब संदेशखाली मामले में बीजेपी नेता और संदेशखाली घटना को सामने लाने वाली महिलाओं में से एक सिरिया परवीन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर इस पूरी संदेशखाली घटना की पटकथा लिखने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में पैसे दिए जाने का आरोप भी लगाया। बीजेपी से इस्तीफा देते हुए वो गुरुवार को टीएमसी में शामिल हो गई। परवीन ने ये गंभीर आरोप वशीरहाट में मतदान से कुछ दिन पहले लगाए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नंदीग्राम में एक बुजुर्ग महिला की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और उनकी सरकार से रिपोर्ट मांगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार से इस मामले में अब तक क्या एक्शन लिए गए, इस पर एक रिपोर्ट मांगी है। एक आधिकारिक बातचीत में बोस ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि वो हिंसा बंद करें और सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक कार्यवाही आदर्श आचार संहिता के मापदंडों के तहत ली जाए। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की कोलकाता में हत्या कर दी गई। उनकी खाल उतार दी गई। पूरे शहर में फेंकने से पहले उनकी हड्डियों को टुकड़ों में तोड़ दिया गया। पुलिस को आशंका है कि सांसद की पहले गला घोटकर हत्या की गई, बाद में उनके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया गया, मांस को हड्डियों से अलग किया गया और इसमें देरी होने पर सड़ने से बचाने के लिए हल्दी पाउडर के साथ मिलाया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने इजराइल को गजा के रफा में चलाए जा रहे सैन्य अभियान को रोकने का आदेश दिया है। आईसीजे ने दक्षिण अफ्रीका की याचिका पर यह फैसला सुनाया। आईसीजे ने कहा है कि इजराइल को रफा में चलाए जा रहे सैन्य अभियान को तुरंत रोक देना चाहिए, इससे फलस्तीनियों को खतरा है। आईसीजे ने इजराइल को आज के एक फैसले पर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।